हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस से थ्रू आज इंडियन पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था का ये 8वां लेक्चर है, जिसमें हम डेली बेसिस के तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कौन से 5 क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रिपीटिशन भी होता है। तो कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन भी होता है बार बार। जैसे प्रेसिडेंट पिछले लेक्चर में हमने अगर पढ़ लिया, तो यहाँ पे भी किसी इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से प्रेसिडेंट के बारे में आ गया, तो हम फिर से जान लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, सीरीज में अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पे रिवीजन रहता है आपका। तो इसीलिए आप सीरीज को कंटिन्यू रखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, और जहाँ पे आपको जाके आपको जो हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे एक मैप क्वेश्चन भी होता है वर्ल्ड मैप का, उसमें तो वो सीरीज भी वहाँ पे चल रही है। तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं आप। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी की है, जो शाम को आपको मिल जाती है डेली। तो चलिए देखते हैं आज हमारा इस वीडियो का पहला लेक्चर वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट मतलब सही नहीं है। अब सही नहीं है कि बात कर रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। 3 आपके सही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर। जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, जिन्हें एमपीज बोलते हो, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर। जो एलिजिबल वोटर हैं, अब इंडिया में कितनी उम्र है एलिजिबल वोटर की? वो कितनी है? वो 18 साल है। एडल्ट में आ जाते हैं आप 18 साल के बाद। 18 साल भी यहाँ पे आप मतदान दे सकते हैं। भारतीय मतलब जो चुनाव होते हैं उनमें आप, ठीक है। और ये उम्र कब, एक यहाँ पे चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो दूसरा स्टेटमेंट है मनी बिल। मनी बिल मतलब, यहाँ मनी बिल से मतलब है धन विधेयक। धन विधेयक। विधेयक मतलब होता है बिल। बिल को हिंदी में धन विधेयक विधेयक कहते हैं। धन मनी मतलब धन। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे हैं, इनको याद रखना, ठीक है। हम्म। तीसरे में कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। मतलब कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। एक्स ऑफिस को चेयरमैन, उपसभापति, ओ सॉरी सभापति होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, के सभापति होते हैं, ऐसा कहा गया है कि सभापति होते हैं। एक्स ऑफिस को चेयरमैन मतलब एक्स ऑफिस को मतलब दूसरा भी पद संभाल रहे हैं साथ में। तीसरा है, लास्ट ऑप्शन है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इन कम्युनिटी टू द लोकसभा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो चलिए, जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते हैं, नियुक्त करते हैं 4 मेंबर, 4 सदस्यों को, कहाँ? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको। उनको कहाँ पे? लोकसभा में। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और आप खुद से भी अटेंड कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, एक सेकेंड। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए कैसे। फिलहाल तो हम एक एक ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं कैसे। इसका आंसर जो आपका आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम इसका देख रहे हैं आंसर। मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर। देखो, आप जो एमपीज होते हैं ना, एमपीज, आप एमपीज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें कहते हैं, आप उनको वोट देते हो एमपीज को, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके क्षेत्र में जो सांसद होते हैं, जिन्हें एमएलए, वो एमपीज कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनको आप वोट देते हो, एक एमएलए विधायक होते हैं आपके, ठीक है। तो जब आप उनको वोट देते हो, इसके बाद जिसके ज्यादा एमपीज होते हैं, वो उसको राष्ट्रपति क्या करता है, प्रेसिडेंट, उसका जो हेड होता है, उसको जो भी उसको उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। तो एक तो बात यहां से ये निकल के आई कि जो एमपीज होते हैं लोकसभा के मेंबर ऑफ, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एलिजिबल वोटर, हम डायरेक्ट उनको चुनते हैं। लेकिन जो पीएम होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री, वो इलेक्ट नहीं होता है। उसको वोट नहीं देते, हम केवल अपने एमपी को वोट देते हैं। और जिसके एमपी ज्यादा होते हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, उसी को बुलाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और उसी के एक मेंबर को क्या करता है, पीएम
नियुक्त कर देता। पीएम यहाँ पे क्या होता है, अपॉइंट होता है। अपॉइंट किसके द्वारा होता है, वो अपॉइंट नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, ये हो नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट हम बात करते हैं मनी विल के बारे में। तो मनी विल के बारे में अगर हम बात करें तो मनी विल है वो आर्टिकल, जो धन विधेयक है, आर्टिकल के भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में चर्चा की गई है मनी विल की। और मनी विल क्या होता है, मनी विल होने की शर्तें होती हैं। मनी विल होने की शर्तें क्या होती हैं, अच्छा पहली बात तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य विधान सभा में। राज्य की जो विधान सभाएं होती हैं वहां पर इसको रिप्रेजेंट किया जा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और पार्लियामेंट की जो एक दूसरा हाउस होता है, लोकसभा होता है, वहां पे इसको किया जाता है। ना तो ये काउंसिल में किया जाता है मनी बिल, और ना ही इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो मनी बिल की ये कहानी है। मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल को हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मनी बिल के बारे में जाने तो मनी बिल जो लोकसभा, कौन सा बिल, अब सारे बिल तो मनी बिल नहीं हो सकते हैं। कोई सा कोई कोई मनी बिल होता है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब कौन है जो बताता है कि ये मनी बिल है कि सिंपल बिल है या कोई भी बिल है, तो वो भारत जो लोकसभा का स्पीकर होता है। जैसे लोकसभा में यहाँ का स्पीकर होगा, वैसे विधानसभाओं में भी अपना एक स्पीकर होता है। तो जो स्पीकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अगर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा साधारण बिल है या फाइनेंस बिल जो भी है। ठीक है, तो मनी बिल की बारे में बात हमने कर ली कि मनी बिल, और मनी बिल केवल एक चीज और है, मनी बिल सिर्फ कौन इंट्रोड्यूस करता है, मनी बिल सिर्फ, देखो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा एक पॉइंट देख लें। हाँ, मनी बिल के बारे में, मनी बिल जिसे हम कहते हैं धन विधेयक। तो मनी बिल क्या है, केवल ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल है या नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर या स्टेट लेजिस्लेटिव स्पीकर जो होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है, मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 110 के तहत आता है, और सिर्फ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बिल। और मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ और ये पास नहीं हुआ तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है यहाँ पे। कि मनी बिल, तो मनी बिल इसीलिए ये क्या है, लोकसभा का बिल होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मनी बिल की बात कर ली। ये और भी मनी बिल है, मनी बिल को सिर्फ कौन इंट्रोड्यूस करता है, ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स। केवल मिनिस्टर, मंत्री लोग होते हैं वही, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आ गया वही इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और भी जो मंत्री हैं। लेकिन इसमें प्राइवेट मेंबर जैसे एमपीज है, एमएलए, विपक्ष की पार्टी का या सत्ताधारी पार्टी का मंत्री नहीं है, तो वो मिनिस्टर नहीं है, बट सत्ता पार्टी का, रूलिंग पार्टी का मेंबर है, लेकिन वो मंत्री नहीं है। वो एक सिंपल एमपीज है या एमएलए है, जो भी समथिंग है, तो वो है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। केवल ही मंत्री, मिनिस्टर्स होते हैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में जाता है, 14 दिन के बाद चला आता है। लेकिन 14 दिन के बाद, देखो हम लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं, सेम एज इट इज प्रोसेस आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में होती है। तो जैसे काउंसिल एज इट इज वहां पे राज्यसभा हो गई, यहाँ पे जैसे राज्यसभा है वैसे वहां पे स्टेट स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो काउंसिल हो गई, विधान परिषद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लोकसभा में बिल आता है, 14 भेजा जाता है राज्यसभा में एडवाइस के लिए। अब राज्यसभा उस पर एडवाइस दे या नया दे, वो 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा को वापस करना होता है बिल। अगर एडवाइस दे दिया तो कहा जाता है कि दोनों जो हाउसेज हैं उनके समर्थन से ये बिल पास हो गया। अगर नहीं देता तो वो लोकसभा अपने आप, मतलब वो स्वीकृत समझा जाएगा कि यहाँ पे ये पास हो गया, कि उनकी एडवाइस है।
वहां पे मतलब जरूरी नहीं है उनकी एडवाइस मानी जाए। ठीक है, वो लोकसभा पे डिपेंड करती है। तो चलिए, मनी विल भी हमारा यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला मनी विल वाला। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसका इलेक्शन क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये प्रेसिडेंट के की तरह ही इनडायरेक्ट इसकी वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है इसका, इलेक्ट होता है ये। ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्शन होता है, जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है। ठीक है, जनता द्वारा वोट नहीं चुना जाए। और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, उनके जो निर्वाचन मंडल है, वही इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और चीजें हैं। ये एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। इसको जितने भी एकुमुलेशन, सैलरी, जो भी इसके वेतन भत्ते हैं, वो सब राज्यसभा के मेंबर के मिलते हैं। राज्यसभा पे जब ये प्रधान सभापति होता है ना, एक्स चेयरमैन होता है, तो एक्स ऑफिस को चेयरमैन के से सैलरी वेतन मिलते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के से सैलरी वेतन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। इसे हटाने के प्रोसेस की बात करें तो राज्यसभा में एक बहुमत पास किया जाता है, एक मेजोरिटी के साथ पारित होता है, और उस संकल्प द्वारा इसे हटा दिया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, प्रोविजन नहीं दिया गया इम्पीचमेंट की प्रोसेस के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारा यहाँ पे क्या है, और एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ठीक है। अच्छा, मनी बिल के बारे में एक चीज और थी कि मनी बिल के में आप अगर क्या है, आप इसके लिए सुप्रीम ज्वाइंट जो सिटिंग होती है ना, संयुक्त बैठक, तो साधारण बिल के लिए होती है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत आती है। वो जब दोनों हाउसेस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी बिल को लेके, तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, और स्पीकर द्वारा प्रोसाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, मनी बिल में क्योंकि ये लोकसभा का बिल है, तो यहाँ राज्यसभा की स्वीकृति मानी जाए ना मानी जाए, डिपेंड ऑन लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये इतना याद रखें। अब हम डी की बात कर लेते हैं, जो हमारा आंसर है, और यही हमारा क्या था, गलत ऑप्शन था, और यही इनकरेक्ट पूछा गया था इसमें। तो कह रहा प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर। देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे प्रोविजन था, प्रेसिडेंट है, दो दो मेंबर को इलेक्ट कर सकता है, मतलब अपॉइंट कर सकता है। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन का मतलब उनके माता पिता में से एक कोई यूरोपियन हो, एक इंडियन हो। ठीक है, तो वो मेंबर, जो ये प्रोविजन ब्रिटिश काल से वहां से चला आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, हर 10 साल बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 104 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जहां पर एससीज और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण था, उसको तो 10 साल के लिए क्या किया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, बीच में 2030 तक अब इनको और आरक्षण मिल गया। ठीक है, 10 साल के लिए। लेकिन इनका जो था प्रोविजन एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन के लिए भी 10 साल के लिए बढ़ाया जाता था। तो इस बार इनका कोई भी 10 साल का प्रोविजन नहीं बढ़ाया गया, मतलब यहाँ पे इनको फिनिश कर दिया गया, तो इनको एक तरह से हटा ही दिया गया। एंग्लो इंडियन की कोई इनकी जरूरत भी नहीं थी, उस टाइम थी तो अब उस हिसाब से कर किया गया था, लेकिन अब इनकी प्रेजेंट टाइम में इनकी कोई भी जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन की। ठीक है, अब बाकी हम प्रेसिडेंट की बात कर लें कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट पहले करता था, पहले 2 एंग्लो इंडियन थे। प्रेसिडेंट टोटल 14 मेंबर्स को अपॉइंट करता था, जिसमें आपके राज्यसभा से थे कितने, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, जो आपके आर्ट, साइंस, आपके लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, यहाँ से आपके सारे मेंबर आते थे। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों से आते थे, उनको क्या करता था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 12 मेंबर्स को, कहाँ, आपके राज्यसभा में। ठीक है, बाकी एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन अब लोकसभा में नहीं करता है। वैसे गवर्नर है, गवर्नर करता है, 1 मेंबर करता है वहां पे, बाकी काउंसिल में करता है। तो चलिए, अब देखते हैं गवर्नर के बारे में, भी देखेंगे आगे, शायद क्वेश्चन है उसके बारे में। फिलहाल तो चलिए, अब हमने इसका आंसर देख लिया, हमारा क्या, प्रेसिडेंट केवल 2 करता था। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट अब हमने 2 भी नहीं करता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप इतना समझ लो, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया,
जिसमें आप SC SC के लिए रिजर्वेशन था 10 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन था, अच्छा ये लोकसभा में रिजर्वेशन की बात कर रहा था, लोकसभा में जो रिजर्वेशन था अब उसको 10 साल ना बढ़ा के बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, इस बार उनको बढ़ाया ही नहीं। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो चौथा हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही यहाँ पे दिया गया, फोर्थ स्टेटमेंट करे इनकरेक्ट है, नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी स्टिल 2020, देखो 20 तक बढ़ाया था, 20 के बाद लाया ही नहीं। ऑफ द नाउ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा हैज बीन एबॉलिश्ड, इसको एबॉलिश कर दिया गया अब बिल्कुल ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following decided that there should be a legislative council in the state or not? मतलब देखो legislative council जिसकी बात कर रहे थे, विधान परिषद। अब हम थोड़ा संक्षेप, थोड़ा इसका व्यू देख लें। प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो डिसाइड करते हैं देयर शुड बी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और नॉट, कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधानसभा है वो करती है, विधानसभा वो करती है, या चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। देखिए, तो काउंसिल्स के बारे में पहले एक चीज देख लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, यहाँ पे जैसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, ठीक है, जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रोविजन लिया गया। कहां से लिया गया? ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, बाइकैमरलिज्म। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना। द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है, ये कहां से ली गई है? ये यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हमने। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट मतलब संसद, तो पार्लियामेंट को दो सदनों में बांट रखा है, द्विसदनीय बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। एक तो आपका अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहते हो, एक आपका लोअर हाउस है जिसे लोकसभा कहते हो, जिसे कहते हो उच्च सदन, इसे कहते हो लोकसभा को कहते हो निम्न सदन, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हो, इसको कहते हो लोअर हाउस, निम्न सदन। राज्यसभा को क्या है, भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। वहीं स्टेट लेवल पे बात करें, ये तो आपके यूनियन लेवल पे था, आपके संघ मतलब एक सेंट्रल लेवल पे था। अगर वहीं स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल में भी क्या होता है, जो आपकी लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका पार्ट हो गया स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कहते हो राज्य की विधानसभा, असेंबली राज्य की विधानसभा, और एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, तो यहां पे असेंबली होती है, एज इट इज पोजीशन उसकी होती है लोअर हाउस। इसको डिसॉल्व क्या है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। वहीं स्टेट काउंसिल होती है, ये अपर हाउस होती है, और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे राज्यसभा तो परमानेंट है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रधान हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल ने क्या हुआ, डिमांड की है, वेस्ट बंगाल की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसने डिमांड की है किसकी, एक काउंसिल की। ठीक है, तो ये सारे, तो ये है बाइकैमरलिज्म सिस्टम, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इसके तहत ही हम स्टेट
काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके बारे में फिलहाल। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। अब विधान परिषद की बात की जाए तो आपकी जो विधान परिषद है वो, इसके जो मेंबर हैं, पहली बात तो ये समझ लो क्रिएशन एंड वो होता है आर्टिकल 169, जिसमें कहा गया क्रिएशन एंड एबॉलिश, क्रिएशन और एबॉलिश ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान। ठीक है, किसी भी स्टेट की विधान परिषद होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके अबॉलिश और क्रिएशन के बारे में आर्टिकल 169 में दिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली आपका, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। वन आर्टिकल 169 में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट कैन डिसाइड, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अबॉलिश और क्रिएट करेगी सिंपल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट का ये, पार्लियामेंट क्या करेगी, कैन क्रिएट और अबॉलिश किसको, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ, जो होती है किसके द्वारा, वाई सिंगल मेजोरिटी द्वारा, सिंगल मेजोरिटी। लेकिन यहाँ पे देखो, बनाएगी तो किसी भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको, विधान परिषद है उसको पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन ऐसे नहीं बना देगी पार्लियामेंट को जरूरत लगी बना दिया, नहीं। कब बनाएगी, जब वहां की स्टेट जो असेंबली होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, वो विधानसभा क्या करती है, जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या करती है, कंसर्न करे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट में बनानी है, ठीक है, बाय द स्पेशल मेजोरिटी पासेस, अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, हाँ कि मुझे अपने स्टेट में एक काउंसिल की जरूरत है, तब पार्लियामेंट क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी के साथ उस स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान कर देगी, बना देगी। ठीक है, अब ये था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। और एक आर्टिकल इसकी बात करता है, आर्टिकल 171, जो इससे रिलेटेड है। और वो क्या करता है, वो इसके जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ की, जो कितने मेंबर होने चाहिए उसकी बात करता है, इसके कोरम की बात करता है। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो मेंबर है वो 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उस स्टेट की विधान परिषद, विधानसभा है, उस असेंबली है, उस असेंबली के जो टोटल मेंबर हैं उनका 1/3 मेंबर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए उस स्टेट की। तो ये है इसके कोरम की बात। ठीक है, नॉट लेस देन 40, नॉट लेस देन 40, 40 से कम नहीं होने चाहिए, इतना याद रखो, ये एक्सेप्शन है, कुछ स्टेट में एक्सेप्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है कौन करती है, आपको आंसर मिल गया, असेंबली। अब एक पॉइंट यहाँ पे और है, वो पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है, कितने स्टेट में, आपके 6 स्टेट में आपकी आपकी काउंसिल है, मतलब काउंसिल पाई जाती है। थोड़ा ये करंट का मुद्दा है तो देख लेना इसको एक बार, कंफर्म कर लेना, और आप गूगल पे जाके या अपनी बुक्स में जो भी है देखो। आंध्र प्रदेश में है, तेलंग तेलंगाना में है आपकी, इसके बाद यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और कर्नाटका में है। वेस्ट बंगाल ने अभी यहाँ पे पार्लियामेंट, जो वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने पार्लियामेंट से बिल, वो एक रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल मेजोरिटी के साथ कि हमारे स्टेट में भी मुझे भी काउंसिल की जरूरत है। तो ये है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, आंसर आपका हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो असेंबली क्या करती है, वो क्या करती है,
वो डिसाइड करती है कि हमारे स्टेट में काउंसिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ। बाकी यहाँ देखो, काउंसिल जब बन जाती है तो देखो यहाँ पे जो मेंबर हैं, वन थर्ड ऑफ द जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं इलेक्टेड बाय द, ये हमने अभी डिसाइड कर लिया। ठीक है, इतने होने चाहिए, वन थर्ड होने चाहिए। अनदर वन थर्ड जो आते हैं वो स्पेशल इलेक्टोरल कंप्राइजेस सेटिंग मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आते हैं। 112, अच्छा इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि कहाँ से कितने मेंबर आते हैं काउंसिल में। 1/12 जो 1/12वां भाग जो है वो इलेक्टोड ऑफ टीचर्स हैं। जो अनदर 1/12 हैं वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होने चाहिए, वहां से आते हैं। इसके बाद रिमेनिंग मेंबर ऑफ द अपॉइंटेड बाई गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कई सर्विसेज हैं, फील्ड हैं, जैसे लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, कोऑपरेटिव मेंबर, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा में 12 को, यहाँ पे तो बाकी जो इनको जोड़ जाड़ के बचेगा 1/6 समथिंग बचता है, तो उसको गवर्नर करता है, ये देख लेना। ठीक है, तो ये चार्ट ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने मेंबर आते हैं वहां से, या टीचर्स के कितने आते हैं, 1/12, 1/3 कहाँ से आते हैं, इलेक्टोरल जो सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट होते हैं वहां से आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके बारे में दिया गया है। बाकी देखिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में देख लो। पार्ट 5 में बात की गई। पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में, 12 आपका 22 पार्ट में 25 पार्ट है। प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट है, अगर करंटली देखे जाएं, करंटली 25 पार्ट में है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, तो कितना पार्ट 5 में बात की गई है, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, जहां क्या बात की गई है, एक एग्जीक्यूटिव एग्जी एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यूनियन अ, जो केंद्रीय कार्यपालिका जिसे बोलते हो, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा, उसमें प्रेसिडेंट होगा आपका, वाइस प्रेसिडेंट होगा आपका, पीएम होगा, और आपका कौन होगा, पीएम के बाद आपका सीएम होगा। पीएम सॉरी सीएम क्यों होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और इसके बाद अटॉर्नी जनरल होगा, जनरल होगा। तो ये पार्ट 5 में जिक्र किया गया। वहीं गवर्नर की बात कर लें तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहता है, लेकिन बस पार्ट 6 में बात की गई है गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 163 से लेके आपकी 153 से लेके आपकी 167 तक बात की गई है। एक स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, एक राज्य कार्यपालिका की बात की गई है, और जिसमें आपका कौन होगा, गवर्नर होगा, आपका सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर जिसे बोलते हो, वहां तो डिप्टी गवर्नर होता नहीं है। ठीक है, सीएम होगा। इसके बाद आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होगा, और इसके बाद आपके अटॉर्नी जनरल की जगह यहाँ पे कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होगा। तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल पार्ट 6 में दी गई, आर्टिकल 153 से लेकर 167 में। वही चीफ मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबली का पार्ट होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसके जितने ज्यादा एमएलए होते हैं, और तो उसको क्या होता है, उसके ही जो नेता होता है उसको ही गवर्नर क्या करता है, एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ये भी हमने आज जान लिया, क्योंकि अगर इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चन पार्ट पूछ देगा, आपको आर्टिकल पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव दे देगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का में कौन कौन मेंबर पार्ट होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट, चाहे पार्लियामेंट की दे दे, चाहे आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव की दे दे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, और भी कुछ पॉइंट होंगे उनको देख लेना। बाइकैमरलिज्म का सिस्टम का पार्ट है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जो आपकी पार्लियामेंट यूनियन में भी होती है और आपकी स्टेट में भी होती है। तो यही इसके बारे में बाकी डिटेल दी गई रखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो चलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं, क्या होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल। फेडरल का मतलब होता है यहाँ पे संघीय, संघीय प्रकार की जो सरकार होती है, तो उसके बारे में बताया गया है कि फेडरल जो फॉर्म क्या होती है। एक फेडरल होती है, एक यूनिटरी होती है। ठीक है, एकल और संघीय दो होते हैं। ठीक है, तो संघीय के बारे में बात की गई, जैसे भारत में संघीय प्रणाली है। ठीक है, संघीय प्रणाली में भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। जैसे आप यूएसए में चले जाओगे तो वहां पे यूनिटरी सिस्टम मिलेगा आपको। तो चलिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे कह रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उनका उनको विभाजित किया गया बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो पूरे भारत की सरकार है उसमें और भारत में जो राज्य हैं उनके बीच में गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये कह रहा है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी, दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक आपका एकदम सिंपल, एकदम ज्यादा रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड होता है जिसमें आप आसानी से क्या है, आसानी से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। अमेंडमेंट के लिए काफी लंबी प्रोसेस होती है, कई चीजों से गुजरना पड़ता है। आसान नहीं, आसान तरीका नहीं होता है कि एक पार्लियामेंट में बिल पास किया, अमेंडमेंट हो गया और उसको हटा दिया और दूसरा कानून ले आया, ऐसा नहीं होता। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा ऑप्शन भी समझ गए आप कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम। यहाँ पे कह रहा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है देश का, वो सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कह रहा है। और चौथा कह रहा है डुअल गवर्नमेंट होती है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था होती है। डुअल गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, दो गवर्नमेंट, द्विसदनीय क्या, डुअल गवर्नमेंट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, दो ऑप्शन की बात करें कि पूरे भारत में दो तरह की गवर्नमेंट वर्क करेंगी, ऐसा कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना, ओनली 1 2 1 3 1 2 4, और आपका लास्ट ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ओ, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। देखो, सबसे पहले तो हम फेडरल के बारे में जान लेते हैं। फेडरल होता क्या है? जो आपका फेडरल है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं संघीय सरकार। अब ये क्या होता है संघ? संघ का मतलब आप अभी देख चुके हो, पहले उसमें क्या गया, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती है, ये किस पे बेस्ड होती है? पावर, जो शक्तियां होती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, किसमें डिवाइड होती हैं? आपकी यूनियन और स्टेट के बीच। जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट्स होती हैं, रीजनल गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में आपकी पावर्स का डिवाइड होना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, एक यूनिटरी फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, जस्ट इसके ऑपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म। और यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है कि पावर किसी एक के पास होना। जैसे अगर हम इसको स्ट्रक्चर में एक समझे, तो स्ट्रक्चर में अगर समझा जाए इसको, एक पेज ऐड कर लेते हैं। देखो, फेडरल, और इधर आपका दिया गया यूनिटरी, यूनिटरी। ठीक है, फेडरल में क्या होता है कि ये पावर है कोई। अब ये पावर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक स्टेट 1 2, अब इसमें भी आपकी क्यू होगी 3 4, ऐसे, इसमें 5, इसमें 6, ऐसे करके पावर का क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये फेडरल। यूनिटरी में आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये है, यहाँ पे जो आपकी ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ जो भी आपका स्टेट एक होगा, ये आपका स्टेट 2 है, जहाँ पावर, सारी पावर स्टेट के पास होती है, सेंटर के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यूनिटरी सिस्टम में। तो वही है यहाँ पे देखिए,
अब हम बात कर लेते हैं फेडरल। द फेडरलिज्म इन सेंस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द सेंटर एंड नंबर ऑफ स्टेट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है आपकी सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म इज द वन ऑफ द पिलर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, जो फेडरलिज्म है वो मूल संरचना का, संविधान की मूल संरचना का भाग है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट है वो आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो उन पे सब पे आपको देखना होगा। जैसे प्रियम्बल का बेसिक जो पार्ट है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द उसमें आ जाता है। आपका जुडिशियरी सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। और भी बहुत सारे हैं। जुडिशरी अब वो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू आप भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। तो इन सारी चीजों को देखना, एक लिस्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आई थिंक 20 समथिंग है कुछ, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इनको एक बार देख लेना, हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इनको। फिलहाल तो हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट आपको कैसे पढ़ना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ इस चार्ट से ही बनने हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है चार्ट बेसिस। तो ये चार्ट आपको केवल याद रखना है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी आ जाएगी। देखो, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल सिस्टम होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है, आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, एक आपकी सेंटर में होगी गवर्नमेंट, एक स्टेट्स में गवर्नमेंट होगी आपकी, ठीक है। जैसे आपके भारत में देख लो, एक सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है और एक आपकी जो जितने भी स्टेट है उनमें एक अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उनका सीएम होता है, उनका पीएम होता है, उनका हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, पूरे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट अगर देखा जाए प्रेसिडेंट होगा। स्टेट का हेड ऑफ स्टेट जो भी मानते हैं उसको गवर्नर को मानते हैं, या जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको मानते हैं। यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वही फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे भारत एक कैसा है, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है भारत। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे, आप फैक्ट है, और इस फैक्ट को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पांच सात के साथ हो। यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन हो भी सकता है। जैसे फ्रांस, एक यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पे, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है। लेकिन ब्रिटेन देख लो, यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन है, अलिखित संविधान है, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का ये होता है। जैसे ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है, यूएसए का नहीं है। हम शायद आई थिंक पीछे अभी यूएसए बोला, तो यूएसए का नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपका ये ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन हो भी सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं भी हो सकता है। ये क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्म होता है। तो मे भी आ जाए, देखो अभी एक चीज बताएंगे, फिलहाल याद रखना। दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नर। अभी हमने बात की जैसे यूनियन और स्टेट में जो पावर का क्या है, डिवीजन है। तो ऐसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ यूनिटरी में आपको कोई डिवीजन नहीं दिखा। देखो, आपको यूनिटरी में कोई डिवीजन नहीं, हमने अभी आपको समझा, कोई पावर का डिवीजन नहीं है। नो डिवीजन ऑफ द पावर, ऑल पावर्स वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। सारी पावर किस में होती है, नेशनल गवर्नमेंट में होती है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है। यहाँ पर क्या होती है, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिया। भाई चौथा पॉइंट देखिए, फेडरल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब संविधान सर्वोच्च होता है। जैसे भारत में क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है। इंड जो भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी दिया गया है, संविधान के अकॉर्डिंग ही देश में चलते हैं। ऐसा नहीं है बिना संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी, तो ऐसा नहीं चलता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट भी सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जापान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहीं ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, मोनार्की सिस्टम है, राजा रानी का वहां पे चलता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका यूनिटरी सिस्टम हो गया। तो वहां पे मे भी सुप्रीम हो भी सकता है, जैसे जापान में सुप्रीम है आपका, ब्रिटेन में सुप्रीम नहीं है। वहीं हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से अमेंडमेंट ना कर पाना। जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, आप इम्पीचमेंट प्रोसेस, भारत में अगर इम्पीचमेंट महाभियोग ला रहे हो राष्ट्रपति के खिलाफ, या आप किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो वो आसान नहीं है कि आप जब चाहो तब उसको हटा दो। उसके लिए बहुत प्रोसेस होती है। आपको एक
प्रोविजन एक आपको पारित लाना पड़ेगा, कहाँ पे, राज्यसभा में। वन फोर्थ से पहले तो होनी चाहिए वहां पे वन फोर्थ के बाद फिर वो राज्यसभा के उस पे जाएगा, टेबल पे। फिर वन टू या वन थर्ड समथिंग है, तो उससे क्या होगा, वो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के। इसके बाद फिर लोकसभा जाएगा, फिर वहां पे भी पास होगा। इसके बाद फिर क्या है, प्रोसेस बनेगी उसको हटाने की। तो इतनी लंबी सारी प्रोसीजर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए। समझ गए, यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे काफी कठिन है। रिजिड मतलब काफी कठिन है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। जब ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल है, इजिली हो जाता है, वहां पे बिल पास किया, कानून हट गया या कानून बन गया कोई दूसरा। और यहाँ पे फ्रांस में रिजिड है, यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। और वहां पे भारत की तरह एकदम आसानी से नहीं होता। वहीं फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जैसे हमारी जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट आता है। अब उसमें ना तो पार्लियामेंट दखल देता है, ना तो आपका मतलब उसमें जो आपके लेजिस्लेटिव हैं, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, वो दखलंदाजी नहीं करती है उसमें कोई भी, कि कोई भी जज है वो किसी वोटिंग के द्वारा चुना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका कोलिजियम होता है, इसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब जब इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तभी तो क्या है, अच्छे से काम कर पाएगी। नहीं तो वरना किसी मिनिस्टर या किसी के इन्फ्लुएंस में रहेगी, जो रूलिंग पार्टी होगी उसका इन्फ्लुएंस बना रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, फेडरल गवर्नमेंट का एक वो है। यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। बाई कैमरलिज्म सिस्टम है, बाई कैमरल बाई कैमरल। हाँ हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग एक थी गलत हो गई थी, थोड़ा इसको सही कर लेना है। कैमरलिज्म, ठीक है। वी नहीं है, मुझे लगा वी है, वो वी नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है। बाई कैमरल मतलब यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा, या आपको ये सब मिलेंगी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव कैसी है, बाई कैमरल भी है, ब्रिटेन में जैसे बाई कैमरल है। लेकिन चाइना में आपकी बाई कैमरल नहीं मिलेगी, यूनिटरी गवर्नमेंट वहां पाई जाती है। तो आपकी देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गई, जापान हो गई, चाइना हो गई, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट पाई जाती है। अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपकी यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या आपका और भी एग्जाम हो गए, वहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं इस चार्ट बेसिस पे बनते हैं। इसमें दो तीन प्रोविजन और हैं, उनको नोट डाउन कर लो, इस चार्ट को बना लो, और इसको बार बार रिवाइज कर लो अपने नोट्स में। इससे ही क्वेश्चन, जैसे अभी देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन गया है, इस पे ही बना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब देखो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल सही था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था ठीक, लेकिन मे नॉट भी नहीं हो सकता, कहाँ पे, यूनिटरी गवर्नमेंट में। तीसरा था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट भी सुप्रीम, ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है। और डुअल गवर्नमेंट होती है, सही है, तो 1 2 4 आपका ऑप्शन हो गया। और देखो, दिमाग में ना रहे मे नॉट भी। देखो, फेडरल गवर्नमेंट में कहीं मे नॉट भी यूज नहीं हुआ, सारा सब कुछ यूज हुआ मे नॉट भी यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो ये एक थोड़ा आपके लिए काफी राहतपूर्ण है कि यहाँ पे आप इस चीज को याद रखें। चलिए, इस पे क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछ भी चुकी है, लास्ट लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में या 20 में पूछा है क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं पहली बार पूछा, इससे पहले भी पूछा है यार। स्टेट पीछे एसएससी में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वन लाइनर। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट्स में बना लो और इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, हो जाएगा, काफी इजी है रिवाइज करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन बी द इम्पीचमेंट चार्ज इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाते हो आप भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, वो आप कहाँ लाओगे पहले। ठीक है, इनिशिएट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो लाते हो, वो सबसे पहले कहाँ लाओगे। आप लोकसभा में लाओगे, या राज्यसभा में लाओगे, या सुप्रीम कोर्ट में लाओगे, कहाँ लाओगे आप सबसे पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो उसके बारे में बात की गई यहाँ पे। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब जिसको कहते हैं महाभियोग। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने कहीं से अडॉप्ट किया है, ये हमने कहा से, जो यूएसए का वेल वो था, वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है, यूएसए से अडॉप्ट किया है महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस। यूएसए से और भी प्रोविजन हमने अडॉप्ट किए हैं, तो उनको एक बार आप अच्छे से देख लेना। जैसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उधर से लिया है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान है, जो हम कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना। जैसे बाई कैमरलिज्म है, कहाँ से, यूके से लिया,
ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यूके से लिया है, ये सारे हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया, जुडिशरी सिस्टम हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया यूएसए से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये हमने यूएसए से लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहाँ लाई जाती है। लोकसभा में लाते हैं, राज्यसभा में लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, या लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदन में। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में देखते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसे कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ये मैं पता लग गया। चलिए, होती क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस। देखो, इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के टाइम पे, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के टाइम पे उसको हटाना। किस बेसिस पे हटा सकते हो, अब उसका बेसिस भी होना चाहिए, किस बेस पे आप इम्पीचमेंट लाओगे। तो उसका बेस ये हो जाना चाहिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का उल्लंघन होने पर आप भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाके। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी संविधान में दिया तो गया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना याद रखना, ये की पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा दे देता, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, ये संविधान में इसको परिभाषित किया गया, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया भारत के संविधान में, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। इस चीज को याद रखना। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस क्या होती है। तो ये तो एक पॉइंट ये बन गया, कई सारे यहाँ पे दो तीन पॉइंट अभी यहीं पे निकल आए, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अब क्या होता है कि किसी भी, देखो, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। तो देखो, किसी भी, क्या होता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में पहले लाया गया, प्रोसेस वहां से होती है। अगर रोज सोचो, सपोज सपोज दैट प्रोसेस कहाँ लाई गई है, राज्यसभा में लाई गई। राज्यसभा में प्रोसेस लाने के लिए क्या किया गया, इसमें 1/4 सदस्य होंगे, जो राज्यसभा के 1/4, जो 1/4 1/4 सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे, सदन में आरोप लगाया गया, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उनके साइन होने चाहिए लाने से पहले। अभी ये लाई गए, सोचा है, लोगों ने सोचा है, जब 1/4 पूरे हाउस के 1/4 मेंबर अगर सोचते हैं, साइन कर देते हैं इस अप्रूवल, इस पे प्रोविजन, इसका जो प्रावधान जो लाया गया, उस पे अगर साइन कर देते हैं, तब ये राज्यसभा के पटल पे जाता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं, उसके सामने जाता है। और उसके सामने क्या होता है, अच्छा, इससे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस जारी किया जाता है, कि तुम्हारे खिलाफ क्या लाया जा रहा है, तुम्हारे अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जा रही है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है, जो आप लाते हो, ये 2/3, 2/3, 2/3 स्पेशल जो आपका प्रोविजन है, 2/3 बहुमत से, जो स्पेशल मेजोरिटी है आपकी, बहुमत मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी से क्या होता है, उस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए राज्यसभा में। अब जब ये 2/3 मेजोरिटी से अगर राज्यसभा पास कर देती है, फिर ये बिल जाता है आपका लोकसभा में। और लोकसभा में भी आपका जो टू 2/3 मेंबर आपके क्या करें, 2/3 मेंबर मेजोरिटी से क्या करें, मेजोरिटी से पास हो जाता है। और जब ये राज्यसभा, लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, फिर क्या किया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति एक, जिस दिन ये प्रोविजन लाया गया था, उस दिन से राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, उसके पद से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो यूएसए से ली गई, मैंने आपको समझा दिया। सेम प्रोसेस जस्ट ऐसे ही है, जब लोकसभा में लाओगे तो 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए,
इसके बाद 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए स्पीकर द्वारा। इसके बाद प्यार फिर इसे राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इसको जिस तारीख से ये अप्रूवल लाया गया उस तारीख से इसको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके बेस पे आता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। लेकिन कहीं भी इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसे किसी भी आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसे लाया जाता है। अब सेम गवर्नर, गवर्नर पे इम्पीचमेंट नहीं लाया जाता है। गवर्नर को तो क्या है, वो तो प्रायर परमिशन ऑफ किसके, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करता है। तो उसको तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, जब चाहे हटा दे, ठीक है। या वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है प्रेसिडेंट को, तो वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है सीजेआई, उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा पार्लियामेंट जो आइदर हाउस ऑफ द देख लिया हमने। अच्छा, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। कैसी है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल मतलब एक है पार्लियामेंट का भी है, और यहाँ एक मतलब थोड़ा गवर्नमेंट टाइप का भी है, जिसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, प्रक्रिया बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसके रिमूवल में, अपॉइंटमेंट जो अपॉइंट करता है वो पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो इस पे कभी क्वेश्चन आएंगे प्रेसिडेंट पे नेक्स्ट टाइम, तो हम उसके प्रेसिडेंट के जो अपॉइंटमेंट पे इलेक्शन पे लाएंगे, तब वहां पर देखेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है फिलहाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आर वीडियो। और क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए केयरफुली। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। मतलब ये कह रहा है कि स्टेट के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को भी ऐड करके, चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड करने के बाद, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्र परिषद होती है स्टेट की, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की स्टेट की, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, तो उसकी बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कहा कि नॉट मोर देन 50%, 15%, 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सॉरी, दूसरे में कह रहा है नॉट मोर देन 10%, तीसरे में कह रहा है नॉट लेस देन 10%, और चौथे में कह रहा है नॉट मोर देन 20%। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, काफी अच्छा सवाल है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन स्टेट पीछे एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, खुद से अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको ज्यादा नॉलेज। बाकी हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेट के बारे में देखेंगे हम, यहाँ पे लोकसभा के बारे में भी देखेंगे, दोनों के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल तो हम चलो देखते हैं। ये रहा 15%, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया 15%, ये हमने देख लिया। फिलहाल तो हम इसके बारे में अगर देखें तो एक पॉइंट देखो, तो दो यहाँ पे हैं, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको याद याद रखना है। तो पहले हम लोकसभा के बारे में देख लेते हैं, फिर हम जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आएंगे। लोकसभा में देखें तो ये प्रोविजन कब किया गया, ये प्रोविजन जो है ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, जो आपका 2003 में हुआ था। 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में एक प्रोविजन लाया गया था, और इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर थे, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग पीएम, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, ठीक है, शैल नॉट एक्सीड, शैल नॉट एक्सीड, एक्सीड 15% of the total strength, total
स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है कि मतलब लोकसभा में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया था, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज की बात की गई थी, और जिसमें क्या किया गया था, प्रोविजन दिया गया था कि जो पीएम को इंक्लूड करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्र परिषद है उसमें पीएम भी इंक्लूड है, क्योंकि वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसको इंक्लूड करके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ। नहीं आप तो पता लगे पीएम तो है ही, मिनिस्टर ये मिनिस्ट्री इसको दे दी, ये मिनिस्ट्री इसको दे दी, ये मिनिस्ट्री इसको, इसीलिए कुछ मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पास में डबल डबल मिनिस्ट्री रखते हैं कोई कोई मंत्री, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम एज इट इज क्या होता है, सेम एज इट इज प्रोसेस कहाँ है, सिमिलर प्रोसेस आपकी देखने को मिलेगी, सिमिलर प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगी, प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी इन स्टेट में। अब स्टेट में पीएम की जगह कौन आ जाता है, पीएम की जगह रिप्लेस, प्राइम मिनिस्टर की जगह रिप्लेस कर देता है आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर रिप्लेस कर देता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है। ठीक है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 15% ही रहती है, यहाँ पे भी कितनी रहती है, 15% रहती है। तो सेम एज इट इज था, 15% एक्सीड, नॉट एक्सीड, सेल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 15% तक चलेगा। एक और है, इसी से रिलेटेड है, इसी को थोड़ा आपको घुमा के पूछा जा सकता है सवाल, क्वेश्चन यही है सेम, लेकिन आपको थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको कह सकता है इंक्लूडिंग सीएम एंड पीएम दोनों में, प्लस नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी लेस देन 12, 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 15% दे देगा या 12 मिनिस्टर दे देगा, तो दोनों में से एक चीज दे सकता है, तो दोनों पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट मोर देन 15%, नॉट मोर देन 10, तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा नॉट मोर देन 15%। तो चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपको इस एक्ट के बारे में पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 किससे रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेटिव या लोकसभा दोनों में। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग। अब खेलेगा क्या स्टेटमेंट में, एक्सक्लूडिंग कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, एक्सक्लूडिंग कर देगा स्टेटमेंट में, और आप इसी में क्या करोगे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, माइंड क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, इंक्लूडिंग है। ठीक है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, कौन, पीएम या सीएम। ठीक है, चलिए, तो आज हमारे ये 5 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी डिटेल में जाना, इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी हमने, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, और हमने यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों ही देखे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव असेंबली, वाई कैमरलिज्म देखा, कहाँ से लिया, क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कवर किया। तो ये 5 क्वेश्चन में काफी डिटेल में हम कवर कर लिया है, और इस वीडियो की जो लिंक है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और बाकी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, आप क्लिक करना, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे इस चैनल पे, और वहां पे आपको ये वीडियो लिंक और भी न्यूज़ पढ़ती रहती हैं, आर्टिकल पढ़ते रहते हैं आपके, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 1 2 3 या आपके ऑप्शनल बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो वहां पे पढ़ते रहते हैं। आपके ज्योग्राफी बेस्ड 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी, उसकी भी लिंक वीडियो की मिल जाएगी विद पीडीएफ, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल, ऐसे ही डिस्कस किया जाता है ज्योग्राफी में भी। ठीक है, तो चलिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।